आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की एक ऐसी व्यवस्था के बारे में जिसके चलते न चाहते हुए भी उन्हें अपने जो ओल्डर प्लेटफॉर्म है ये उड़ाने पड़ रहे हैं। और इसको लेकर भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद से पूरा का पूरा सिचुएशन कितना भयानक है उसका अनुमान आप लगा पाएंगे। हाल ही में आपने एक न्यूज़ तो सुनी ली होगी कि भारत को एक मित्र देश से जो जैगुआर फाइटर जेट्स के रिमेन हैं या स्पेयर्स हैं वो मिले हैं। और आने वाले भविष्य में ये बेसिकली जैगुआर फ्लीट को ही सपोर्ट करने का काम करेंगे। और इसी को लेकर के जैगुआर एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले उनके पूर्व पायलट ने मीडिया को अपना एक वक्तव्य दिया है। अब इन पायलट का नाम तो एनोनिमस रखा गया है और इन्होंने तकरीबन 1800 घंटे तक जैगुआर फाइटर जेट्स को उड़ाया है। और इन्होंने इस पूरी फ्लीट को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के लिए कभी किसी समय में सबसे रिलायबल माने जाने वाले जैगुआर प्लेटफॉर्म अब भारतीय वायुसेना के लिए ही एक दिक्कत का सबब बन चुके हैं। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स काफ़ी डेस्परेट होकर के इस स्पेयर एयरफ्रेम्स जो है इनके लिए ग्लोबल हंट शुरू कर चुकी है। यानी कि कहीं से भी अगर हमें कोई भी स्पेयर मिलता है तो हम बिना सोचे उसको लेने के लिए तैयार हैं। अब इसमें इंजन और दूसरे जो कंपोनेंट हैं वो भी यहाँ कंसीडर किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर भारत क्योंकि तकरीबन 6 जैगुआर स्क्वाड्रन को ऑपरेट करता है और भारत को न चाहते हुए भी 2030 के दशक तक इनको ऑपरेट करना पड़ेगा और इसके लिए हमें किसी लॉजिस्टिकल मिरेकल की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। उन्होंने कहा जब आप एयर हेडक्वार्टर की तरफ देखेंगे तो साइलेंटली वो इस समय पूरी की पूरी जो फ्लीट है उनको रिटायर्ड एयरफ्रेम से स्पेयर्स की जो ज़रूरत है वो मुहैया करवा रहे हैं। और ये एयरक्राफ्ट हमने यूके, ओमान और दूसरे देशों से इस समय एक्वायर भी किए हैं। लेकिन आप जब ये सब देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हम कितनी बुरी स्थिति में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर ये कोई रूटीन स्पेयर रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि ये जो अभी कैनिबलाइजेशन प्लानिंग है वो नेशनल स्केल पे चल रही है। उन्होंने कहा कि एंग्लो फ्रेंच जो स्पेसिफिक जैगुआर है ये बेसिकली शमशेर के नाम से भारत में जाने जाते हैं और ये भारत के कलर में 1981 में देखने को मिले थे और एक समय ये भारत के स्ट्राइक फ्लीट के सबसे प्रमुख एयरक्राफ्ट थे। और इस समय भी तकरीबन अगर देखा जाए तो रफली 120 जो एयरफ्रेम है वो 6 स्क्वाड्रन में हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें डेरिन 1 और डेरिन 2 और तकरीबन 54 डेरिन 3 एयरक्राफ्ट की संज्ञा में हम लोग जानते हैं। अब जो डेरिन 3 एयरक्राफ्ट है इनको इल्टा ALM 2052 एसर रडार से इक्विप किया गया है, मॉडर्न ग्लास कॉकपिट से इक्विप किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जैगुआर डेरिन 3 अपग्रेड है बेसिकली ये पेपर में तो काफ़ी इंप्रेसिव है लेकिन ये पूरी फ्लीट तक पहुंच ही नहीं पाया है और अभी जो पुराने एयरक्राफ्ट है वो अभी फ्लाइंग म्यूजियम से कम नहीं है। पायलट ने यह भी कहा कि एक समय जब आप पूरी दुनिया में इनके स्पेयर्स को ढूंढते फिर रहे हैं, पुराने एयरफ्रेम्स को ढूंढते फिर रहे हैं, तो एक ऑप्शन आपके पास अभी भी उपलब्ध है। आप सबसे पहले तो अपने इंडिजिनस प्रोग्राम को फास्ट करिए जो कि तेजस मार्क 1A है और इसके अलावा जो पुराने एयरफ्रेम है डेरिन 1 और डेरिन 2 इनको आप तत्काल इमीडिएटली रिटायर करिए। और इसमें तकरीबन जो आपके पास 60 से 65 जेट हैं उनको आप डेरिन 3 को पोषण देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी आप इन जेट्स को रिटायर करके अपना खुद का एक स्पेयर पूल तैयार कर सकते हैं जो कि डेरिन 3 फ्लीट को नर्स करने का काम करेंगे। और उसके बाद ऑफिशियली ये जो एयरक्राफ्ट डेरिन 3 वो 2035 से 37 तक आराम से भारत के द्वारा ऑपरेट किए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सभी एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करना चाहते हैं तो फिर बहुत जल्दी ही 2030 के दशक तक ही आपके पास ऑप्शंस की कमी आ जाएगी और आपको ये जो पुराने एयरफ्रेम है उस समय न चाहते हुए भी रिटायर करने पड़ेंगे। और इससे अच्छा यही है कि आप डेरिन 1 और डेरिन 2 को रिटायर करके उनके पार्ट्स और जो स्पेयर्स हैं उनका यूज़ डेरिन 3 को पोषण देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। रही बात इंजन हेल्थ की तो अपने आप में एक बहुत सीरियस कंसर्न है क्योंकि ये एक टिकिंग बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। उन्होंने कहा एडोर MK811 जो पावर प्लांट इसमें यूज किए जाते हैं जिनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अंडर लाइसेंस बनाया गया था ये फिलहाल तो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आप सब जानते हैं कि इसमें जो फटीग है वो थोड़ी हार्ड है। और रोल्स रॉयस भले ही प्राइवेटली भारत को एश्योर कर चुकी है कि जब तक भारत इन जेट्स को उड़ाएगा वो उसको सपोर्ट करेंगे लेकिन ये दरवाजे भी भारत के लिए बहुत लंबे समय तक खुले नहीं रहेंगे। तो समझदारी इसी में है कि भारत यहाँ पर इस समय जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनको रिटायर करे और उनके पार्ट्स को एज ए स्पेयर अपने जो डेरिन 3 की फ्लीट है उसमें ऑपरेट करे। लेकिन पायलट का कहना तो सही है लेकिन हमारे पास अगर दिक्कत हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इतने बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट को रिटायर करना शुरू कर देंगे तो इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हमारे पास क्या है, यही हमारे लिए एक बड़ा सरदर्द है।
क्योंकि एचएएल ने कल अपनी रिवाइज टाइमलाइन दे ही दी है, जहां पर उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर लिए हैं कि वो 2026 मार्च तक सिर्फ 5 तेजस मार्क 1 ही डिलीवर कर पाएंगे। उससे ज़्यादा फिलहाल वो करने की स्थिति में नहीं है। यानी आने वाले भविष्य में इंडियन एयरफोर्स और भी ज़्यादा विषम परिस्थितियों में फंसने वाली है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं बेसिकली तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में, जहां पर हम जानेंगे कि कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब अपने जो तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन है इसको भी रिवाइज कर चुके हैं। लेकिन घबराइए मत, ये रिवाइज टाइमलाइन बेसिकली पीछे नहीं बल्कि आगे आई है। हम सबको पता है कि तेजस मार्क 2 इस समय अपने असेंबली के फाइनल स्टेजेस में है और 2026 की शुरुआत में ही इसका रोल आउट हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन एयरफोर्स सब ने कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया है और इसके लिए एक जो रिवाइज टाइमलाइन है ये प्रपोज करी गई है, जिसके चलते ही ये एयरक्राफ्ट अब एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेगा। अब ये कैसे होगा, आइए जानते हैं। तेजस मार्क 2 ने बेसिकली इंडियन एयरफोर्स की जो एंगेजमेंट है इंडियन फाइटर के साथ उसको रीडिफाइन किया है और भारत की स्थिति एक इंपोर्ट करने वाले नेशन से ज़्यादा एक एक्टिव डेवलपर की बन गई है, जहां पर भारत ने ये दिखा दिया है कि वो इस प्रकार के एडवांस फाइटर को बना सकते हैं। और इसके लिए अब टाइमलाइन को शॉर्ट करने पर काम किया जा रहा है, जहां पर इसके लिए 4 साल की जो विंडो है वो रखी गई है इंडक्शन के लिए। यानी जैसे ही एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान को पूरा करता है, 4 साल के अंदर उसे भारतीय वायुसेना में ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया जाएगा। अब इस टाइमलाइन पे काम किया जा रहा है। आइए जानते हैं ये चीज़ें कैसे अचीव करी जाएंगी और ये चीज़ें हवा हवाई नहीं होने वाली है। दरअसल भारत भी अब उन ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है जिनके चलते जो फॉरेन नेशन है वो ऐसा करते हैं और एयरक्राफ्ट कम से कम समय में उनके पास एक्टिव सर्विस में आ जाते हैं। और ऐसा होगा डेवलपमेंटल टाइमलाइन को शॉर्ट करके। आइए जानते हैं ये इसका मतलब क्या है। देखिए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इन समय जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसको एक नए तरीके से हैंडल करने पर काम कर रहे हैं। जहां पर पहले ये होता था भारत में कि एयरक्राफ्ट बनाया जाता था, उसकी पहली उड़ान आयोजित करी जाती थी और उसके बाद वो लेंदी वेपन ट्रायल से गुजरता था और लगभग दर्जनों वेपन सिस्टम को उसमें एक पहले ही इंडक्शन के उनको टेस्ट किया जाता था और उसमें एक लंबा अरसा बीत जाता था। और इसी चीज को यहाँ पर शॉर्ट किया जाएगा। भारतीय वायुसेना इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल के साथ संपर्क में है, जहां पर ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देखने को मिलेगी, जहां पर पहले उड़ान के बाद जो जरूरी सर्टिफिकेशन है वो उनको तत्काल पूरा करने पर काम किया जाएगा। उसके बाद कुछ एयर टू एयर मिसाइल और कुछ एयर टू सरफेस मिसाइल जो है इनको सर्टिफाई किया जाएगा और उसके बाद ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की एक्टिव सर्विस में आएंगे और फिर धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जो फ्यूचर के वेपन सिस्टम है वो यहाँ पर इंटीग्रेट किए जाएंगे। इससे समय भी बचेगा, एयरक्राफ्ट जल्दी इंडक्ट भी कर लिए जाएंगे और भारतीय वायुसेना की जो जरूरतें हैं ये भी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल हमें इंतजार है इसके रोल आउट का और उसके बाद देखना है कि किस चरण में इसकी टेस्टिंग चलती है। फिलहाल तो हम सबको पहली झलक का इंतजार है। इनफैक्ट हम लोग तरस रहे हैं कि तेजस मार्क 2 की पहली झलक हम लोग देख पाएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।